बहुत ही जरूरी। नेक्स्ट आफ्टर दैट एक और पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, और वो ये, यहाँ पे मैं जस्ट रिकॉर्ड ऑन कर दिया हूँ जिससे कि ये पूरी सेशन भी रिकॉर्ड में रहे। लेटर ऑन मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। तो सर सेकंड पॉइंट आप लिख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे आप रिकॉर्ड में सुन पाओगे तो आप उस पर नोट्स बना सकते हो, या उस बातों को चलते चलते फिरते भी आप सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आफ्टर दैट वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लेबर लॉज डिफाइन करता है स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स क्या हो। बहुत ही डिटेल्स में बाद में आएंगे, अभी जस्ट मैं एक की एस्पेक्ट बता रहा हूँ जो लेबर लॉज में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं। तो अनदर पॉइंट आप लिख लीजिए, वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम। अनदर देन आफ्टर दैट लिख लीजिए एम्प्लॉय बेनिफिट्स। जैसे बहुत सारे स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स हैं जो भी लेबर लॉ का एक की एस्पेक्ट है, जैसे लाइक पीएफ, ग्रेच्युटी, मैटरनिटी लीव, ईएसआई, इंश्योरेंस। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब भी ध्यान रखना है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। देन अनदर हो गया जो कि सेफ्टी एंड हेल्थ को लेकर के, जब भी हम फैक्ट्रीज एक्ट और आपको जब बताएंगे तो वहां पे वर्क प्लेस में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, जो वो सारी चीज कैसे इंप्लॉयज सुरक्षित रहे, इंप्लॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए, वर्क प्लेस को सेफ बनाने के लिए भी लेबर लॉस में बहुत सारी बातें जो आपको आगे बताएंगे। तो ऑक्यूपेशनल, ये सब की एस्पेक्ट है लेबर लॉस का, और इस सब के बारे में डिटेल्स में आप जानोगे जब पूरी कोर्स में, जब हम जर्नी आगे कवर करेंगे तो बहुत कुछ ये सारी चीजें आप समझेंगे। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। देन डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस। बहुत सारे ऐसे होते हैं मैटर जहां पे आपको एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट्स होता है, और उसको रिजॉल्व करने के लिए भी कुछ मैकेनिज्म है। अब वो मैकेनिज्म क्या है, वो लेबर लॉ की स्टडी से आपको पता चलेगा। तो सर अनदर पॉइंट इज दैट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना है। और लास्ट जो है ट्रेड यूनियंस। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ट्रेड यूनियंस का मतलब क्या, जो कि जो देखिए आज के डेट में यूनियंस भी, लेबर लॉ भी इस चीज को मतलब सिग्नल दे रही है, जो कि यूनियन का एक राइट है, जो कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग रिप्रेजेंटेशन के जरिए जो है वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करे। तो सो उसको लेकर के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अगर देखा जाए तो लेबर लॉज में बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो एक्ट के जरिए हमारे एम्प्लॉय जो है सो प्रोटेक्ट रहेंगे, हमारे एम्प्लॉयज को फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा वर्क प्लेस में, और एम्प्लॉय जो है सो हैप्पी रहेंगे। तो सो ये सारे एक्ट हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, लाइक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिस्कस करेंगे, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट डिस्कस करेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट डिस्कस करेंगे, जिसके रिगार्डिंग मैंने कुछ एस्पेक्ट आपको यहाँ पे बताया। तो ये तो आप समझ गए होंगे जो की एस्पेक्ट्स लेबर लॉ का क्या है, यानी कि बेसिक फैक्ट्स में आपको बताया। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। क्लियर ना? हाँ सर, क्लियर। राइट। अब मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ जो कैटेगरीज लेबर लॉ का क्या क्या है, इसके बारे में सेकंड टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 1 का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो लेबर लॉज की कैटेगरीज क्या क्या है। देखिए जो लेबर लॉज की कैटेगरीज देखे तो हम इसको कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इसमें सारे लॉज आते हैं। अब वो लॉज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो अनदर पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, कैटेगरीज ऑफ लेबर लॉ। आज पूरी लेबर लॉ को ही हम लोग डिकोड कर रहे हैं, और बहुत कुछ डिटेल्स में इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैटेगरीज ऑफ लेबर लॉ। अब देखिए कैटेगरीज में जो है ना, लेबर लॉज को जो ब्रॉडली कैटेगराइज किया है, उसमें सबसे पहला जो है नंबर 1, वेज एंड सैलरी से रिलेटेड वेज एंड सैलरी लॉ। और वेज एंड सैलरी लॉज में ना, देखो आज हम किसी को पे करते हैं, एम्प्लॉय जो कितना मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, कितना ओवर टाइम मिलना चाहिए, कितना उसको रिकमेंडेशन अदर फॉर्म्स का मिलना चाहिए, तो ये सारी चीजों को लेकर के अगर आप देखें तो ये सारी चीजों को लेकर के जो है ना, दो एक्ट हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, फिर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया। ये सारे एक्ट हम इसके अंदर में रखा गया हुआ है। तो सो वेज एंड सैलरी लॉज हो गया, मीन्स दीज लॉज रेगुलेट द कॉम्पेंसेशन that employee receive, including the minimum wage and other forms of remuneration। अब इसमें जैसे क्या क्या आएंगे तो इसका सब पॉइंट से बताना, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया, ये हम इसके अंडर में आपको डिस्कस करेंगे। जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में एक्ट आया हुआ था। देन आफ्टर दैट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो कि 1936 में है। ये सब आपको जानना जरूरी है। 1936 ये सारे एक्ट को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट कुछ लॉज हैं जो एक कैटेगरी
अब देखो, जब किसी को आप जो कोई एम्प्लॉय जो है सो काम करता है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए भी कुछ लॉज हैं। यानी कि ये जो एम्प्लॉयमेंट एंड टर्मिनेशन लॉज के अंदर में जो लॉज आते हैं, वो लॉज क्या करता है, तो एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट्स को, एम्प्लॉय के राइट्स को, हायरिंग को लेकर के, फायरिंग को लेकर के, टर्मिनेशन को लेकर के, इस सब चीजों को, पूरा इस सब चीजों को गवर्न करता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करो, दीज लॉज, और उसके बाद आगे ये भी बताऊं कौन कौन सा लॉज इसमें आते हैं। दीज लॉज गवर्न एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्प्लॉय राइट्स, हायरिंग, फायरिंग एंड टर्मिनेशन प्रोसीजर्स। ये सारी चीजें इसके अंदर में आती है। अब जैसे इसमें जो आ जाएंगे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद हम बताने जा रहे हैं एक कैटेगरीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं, और भी कैटेगरीज बताऊंगा, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर लॉज। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर लॉज। देखिए, सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर लॉज में अगर आप देखोगे तो ये लॉज जो है ना, फाइनेंशियल एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इंप्लाई को देती है। अब ये कौन कौन सा लॉज है जो इसके अंडर में आते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। आई होप दैट आप इस सारे लॉज के बारे में तो पहले से अवेयर होंगे। बताइए अरिंदम, डू यू अवेयर अबाउट दिस लॉज अर्लियर? आप थोड़ा बहुत जानते हैं। ओके ओके, मतलब सुना तो होगा, सुना तो होगा आप, राइट? हाँ, सुना सुना होगा, हमारा आईआर है, एचआर है। ओके ओके, अच्छा, आप ऑलरेडी आप एचआर प्रोफेशनल हो, एचआर में काम कर रहे हो, राइट? नहीं नहीं, मैं प्रोडक्शन में हूँ। अच्छा अच्छा, आप प्रोडक्शन में हैं। तो थोड़ा एचआर का कोर्स कर सकते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा तो कैरियर के लिए भी अच्छा होगा। नहीं नहीं, नॉलेज तो देखिए, नॉलेज, हर नॉलेज बेहतर होता है, कोई भी नॉलेज बेकार नहीं जाता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे वो फायदा देता ही है। तो आप जो सीख रहे हैं तो आपको अल्टीमेटली बेनिफिट देगा ही, ये तो एकदम श्योर रहिए। कैरियर ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। कैरियर ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा, आई टोटली। आपका सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर लॉज में ना, इस वजह से ईपीएफ आ जाएगा, मीन्स जो ईपीएफ इसके अंडर में आते हैं, ईएसआई एक्ट, ये सब इसके अंदर में आ जाएंगे। तो सो ये इस तरीके से आप यहाँ पे ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं। और अब इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरीज में बताने जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉज, ठीक है, इसकी कैटेगरीज हम बताएंगे। तो नेक्स्ट कैटेगरीज आप लिख लीजिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉज। इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉज, अभी जो इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉज है, राइट, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉज में आप ये ध्यान रखेंगे जो कि जो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो कि जो स्पेशली एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में कैसे हार्मोनियस रिलेशन रहे, उसको लेकर के इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉज है। और इसमें भी बहुत सारे एक्ट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सो इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉज में यहाँ पे पॉइंट्स बता रहे हैं, टू मेंटेन harmonious relationship between employees and employers, provide dispute resolution mechanism and regulate collective bargaining। अब इसमें क्या क्या लॉज आएगा, वैसे मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ, इसमें और भी जब आपको आगे डिटेल्स में जाऊंगा तो बहुत सारे और भी इस कैटेगरीज में लॉज हम बताएंगे। अभी जस्ट ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, इसीलिए ब्रीफ में मैं बातें कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें आएगा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जो कि जो आपको ये भी जानना जरूरी है, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसको हम लोग स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट भी बोलते हैं। ये 1946 में एक्ट आया हुआ था, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इसकी जो ऑब्जेक्टिव होती है, जो कि जो भी टर्म्स एम्प्लॉयमेंट का हो, जो एक स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन क्या होना चाहिए, मतलब इसमें एम्प्लॉयर को जो है सो जो भी रूल्स एम्प्लॉय के लिए सेट करते हैं, वो सब को लेकर के ये एक्ट बना हुआ है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, वर्किंग आवर्स को लेकर के, ड्यूटीज को लेकर के, वेजेस को लेकर के, कंडक्ट पॉलिसीज को लेकर, सारी चीज इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के अंदर में आती है उस हिसाब से। देन द ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में एक्ट आया हुआ था। तो सो ये एक्ट जो है, ये लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है ट्रेड यूनियन को, और इसमें एम्प्लॉयज को एक सपोर्ट मिलता है ट्रेड यूनियन से।
जो इवन एम्प्लॉयज भी फ्री हैं, जो कि जो ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग में। तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, दैट आई विल टेल टू यू। तो ये सब इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉज के अंदर में आएंगे। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट जो है सेफ्टी एंड हेल्थ लॉज, ये भी एक कैटेगरी है लेबर लॉ का, सेफ्टी एंड हेल्थ लॉज। अब इस सेफ्टी एंड हेल्थ लॉज में क्या है, यहाँ पे आप मेन इंश्योर करते हैं जो वर्क प्लेस में सेफ्टी हो, एक्सीडेंट ना हो, वर्कर्स के हेल्थ को प्रमोट करना, इसके रिगार्डिंग एक्ट बनाया गया हुआ है। तो सो इसको लेकर के एक लाइन यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, टू एंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी, प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ वर्कर्स, हेल्थ ऑफ वर्कर्स। इसके अंडर में जो है आ जाएगा फैक्ट्रीज एक्ट 1948। नेक्स्ट इस जो है सो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी आता है, जो 1986 में आया हुआ था, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को लेकर के हो, हेल्थ स्टैंडर्ड जिससे एंश्योर रहे, तो इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए इसको लेकर के ये एक्ट आए थे। दैट एक्ट ऑल्सो हैव टू नो, यानी कि ये सारे एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है जो इस कैटेगरीज में आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट 1986 में आया था। ये इसके बाद फिर एक कैटेगरीज और हो जाती है जो वर्क प्लेस इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन लॉस को लेकर के है, जिसमें आज के डेट में आप सुनोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रोहिबिशन एक्ट जो है, जो कि तो ये इसको लेकर के ये एक्ट है, और इसकी भी नॉलेज सबको होना चाहिए। तो सो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जो वर्क प्लेस इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन लॉज, इसको लेकर के ये एक्ट है, जिसमें हम लोग कोशिश रखते हैं जो कि जो कोई भी मतलब वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रिवेंट वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन एंड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एम्प्लॉयज, फॉर ऑल एम्प्लॉयज, इसके लिए है। तो इसका इसमें कौन कौन से एक्ट आएंगे, तो सबसे फर्स्ट आप लिख लीजिए, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, जो 2013 में एक्ट आया था, द सेक्सुअल harassment of women at workplace एक्ट 2013। नेक्स्ट इसके बाद एक और एक्ट है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी विद द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जो 1995 में एक्ट आया हुआ था। तो ये दो एक्ट जो हैं, डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, यानी कि ये एक्ट जो है, इस एक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद एक और कैटेगरी है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉज का। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉज में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, जो कि ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो ये एक कैटेगरी है नॉर्मली, जो हम जब कभी भी खास के कंस्ट्रक्शन काम करते हैं या बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को हायर करते हैं या कोई लेबर सप्लाई करते हैं, तो उस सबको ये एक्ट के हिसाब से बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है और बहुत सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो वो चीज हम इस एक्ट में बताएंगे, जो कि जो उनको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है इसके लिए, अगर आप लेबर को हायर कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। लेबर डिपार्ट्स में किस तरीके का कौन सा फॉर्म फिलअप करके क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, दैट आई विल टेल टू यू। तो ये जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉज का, जो कैटेगरी है उसका, टू रेगुलेट द यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर and ensure that such workers enjoy fair wages and benefits। अब इसमें जो है मेन जो आ जाएगा एक्ट जो इसके अंडर में आएगा, वो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, जो 1970 में आया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, जिससे मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिटेल्स में समझाएंगे, जो कि जो कैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है सो आप हायर करते हो, उसके लिए क्या प्रोसीजर होती है। तो सो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, और ये सारे कैटेगरीज आपको आगे हम इसके अंडर में जितने एक्ट हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो आई होप दैट आपको थोड़ा लेबर लॉ को लेकर क्लैरिटी आ गया होगा, राइट। तो मैं आज यहीं तक रखता हूँ। मैं चाहता हूँ जो कि जो आप भी
जहाँ पे हैं फेयर ट्रैवल करें, उस चीज को आप उस पर फोकस करें। और अगली क्लास में फिर हम बहुत, आप भी आई थिंक उस वक्त फ्री रहेंगे, तो फिर आराम से काफी अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का। सही रहेगा? ओके सर, मैं ओके। सोच रहा हूँ ना ये मंगलवार हो सकते तो अच्छा है। अच्छा, ये हम टीम से मंगलवार बोले, व बुधवार कोई बात नहीं, हम टीम से बुधवार बोलेंगे। के। मैं जान रहा हूँ संडे, सैटरडे संडे वीकेंड होता है, तो ये भी एक रहता है, तो मैं एक बार मैं अपने टीम को बोलूंगा, एसोसिएट हमारी आपसे डिस्कस कर लेंगे, और आई थिंक हो जाना चाहिए, वो टाइम सेट कर देंगे आपका। हाँ, मैडम को बोले थे। हम्म। व्हाट्सएप में होने से मेरे को ये अच्छा समझने में अच्छा, अच्छा होगा। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार उनसे बात करूंगा, और मैं उनको बोलूंगा जो कोई हाँ, ऐसा टाइम आपको सेट कर दें जिसमें आपके लिए भी कोई दिक्कत ना, मेरे पास भी वो टाइम रहे, तो आराम से वो हो जाएगा, कर हाँ। लेंगे। तो एनी वर्किंग डे है, एनी वर्किंग डे। ओके ओके फाइन, मैं एक बार बात करके उनको बोलूंगा सेट करने के लिए। आई थिंक अच्छा कर देंगी, वो हो जाना चाहिए आई थिंक। ठीक है। अच्छा ठीक। सर, ये सब जो ये सॉफ्ट कॉपी लिख सकते हैं ना मेरे को, हाँ हाँ, ये मैं जो आज आपको के। रिकॉर्डिंग भी मेल करूंगा, और ये सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा आपको मैं। हाँ, बढ़िया होगा। ये हर क्लास का आपको क्लास नोट मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके। ओके देन, ओके तो सर, अभी आज यहीं पे लेफ्ट करते हैं। ओके। ठीक है, थैंक यू। ओके वेलकम।